हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द लेमैन वे, जहाँ पे हम सी सैट की प्रिपरेशंस कर रहे हैं और आज हम लीनियर इक्वेशन से स्टार्ट करेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने क्या ख़त्म किया था? वी डिड विद प्रॉफिट एंड लॉस। तो चलिए जल्दी से आगे बढ़ते हैं एंड लेट्स बिगिन दिस मॉड्यूल, जहाँ पे हम लीनियर इक्वेशंस को डिस्कस करेंगे। एंड दिस इज अ कोड बिफोर स्टार्टिंग। द प्रिंसिपल यूज ऑफ द एनालिटिक आर्ट इज टू ब्रिंग मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स टू इक्वेशंस एंड टू एग्जिबिट दोज इक्वेशंस इन मोस्ट सिंपल फॉर्म। तो आज हम इन्हीं इक्वेशंस के बारे में बात करने वाले हैं, करेक्ट। तो पहले हम लर्निंग्स देख लेते हैं क्या रहेंगी हमारी इस मॉड्यूल की लर्निंग। तो हम लोग सीखेंगे कि इसमें दो साइमल्टेनियस इक्वेशंस को हम कैसे सॉल्व करते हैं, वेरिएबल्स वाली जो इक्वेशंस होती हैं। एक मेथड तो आपको पता है, हम काफ़ी जो पिछले लेक्चर्स हैं उसमें भी हमने इक्वेशंस को सॉल्व किया है, ऐसा तो है नहीं हमने किया नहीं है। बट ये थोड़ा हम जल्दी जल्दी ही इसको करेंगे क्योंकि ये सब चीज़ें आपको आती हैं, बट सिंस वी हैव टू कवर सिस्टमैटिकली तो हम लीनियर इक्वेशंस को कवर कर रहे हैं। और इसमें कुछ कुछ चीज़ें अलग भी हम देखेंगे और किस तरीक़ों से हम दो इक्वेशंस जो एक्स और वाई वाली जैसे इक्वेशंस होती हैं ना, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 3, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 5, इस टाइप की इक्वेशंस को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद हम देखेंगे इक्वेशंस ऑफ पैरेलल लाइंस। इसके बाद हम वर्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे और इसके बाद हम इसके एप्लीकेशंस को हम देखेंगे। तो छोटा सा ही मॉड्यूल होने वाला है ये, तो इसमें हम जल्दी जल्दी ही देखेंगे। इसमें यूपीएससी बेसिक क्वेश्चन पूछता है, बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चन आते नहीं हैं, तो वील बी डीलिंग विद दैट ओनली। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एक एक्सप्रेशन की। तो कोई भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है? तो जैसे ये लिखा है 2x लिखा है ना, तो दिस इज़ एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। ये एक एक्सप्रेशन है। 3x प्लस 5 ये एक एक्सप्रेशन है। 4x माइनस 2y ये एक एक्सप्रेशन है, जहाँ पे ये और ये इसको हम क्या बोलते हैं? टर्म्स ऑफ द एक्सप्रेशन, करेक्ट। और ये x और y क्या होता है? x और y आर वेरिएबल्स, करेक्ट। तो किसी इक्वेशन में अगर सिर्फ x है तो उसको हम बोलेंगे वन, एक वेरिएबल की इक्वेशन है। अगर किसी में x और y दोनों हैं तो उसको हम बोलेंगे दिस इज़ अ टू वेरिएबल इक्वेशन। समझ में आ रहा है? दिस इज़ अ टू वेरिएबल इक्वेशन। उसके बाद थोड़ा हम आगे बढ़ते हैं। तो इक्वेशन क्या होता है? मतलब ये तो एक्सप्रेशन हो गया 2x 3x प्लस 5 4x माइनस 5। इक्वेशन तब होती है जब इक्वल टू का साइन आ जाता है कोई भी एक्सप्रेशन में। जैसे मैं लिख दूँ उसको 2x इज इक्वल टू 5, तो ये मेरी एक इक्वेशन हो गई x में। ऐसे ही मैं अगर लिख दूँ 3x प्लस 5 इज इक्वल टू लेट से 4, तो ये मेरी एक इक्वेशन हो गई, करेक्ट। ऐसे ही 4x माइनस 2y को अगर मैं लिख दूँ लेट से 32, तो ये मेरी एक इक्वेशन हो गई क्योंकि यहाँ पे इक्वल टू का साइन आ गया। तो कभी भी जब एक्सप्रेशन में, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में इक्वल टू का साइन आ जाता है दो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में, तो जैसे मान लो अभी तो हम ये कांस्टेंट ले रहे हैं इधर, जैसे मान लो ये इक्वेशन है 3x प्लस 5, ये एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है और दूसरा लेट से इसी को ले लेते हैं 4x माइनस 2y, ये दूसरा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। अब जब इन दोनों के बीच में इक्वल टू का साइन आ जाएगा तो इसको हम बोलेंगे क्या? इसको हम बोलेंगे इक्वेशन, ठीक है। समझ में आया? जब दो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के बीच में इक्वल टू का साइन आ जाता है तो उसको हम बोलते हैं इक्वेशन। अब हम ये चैप्टर किससे डील करते हैं? लीनियर इक्वेशन। तो लीनियर इक्वेशन का क्या मतलब होता है, चलो देखते हैं। तो देखो ये जो ऊपर हमने एक्सप्रेशन देखे 3x प्लस 5 है ना, 4x माइनस 2y, इसमें जो ये वेरिएबल है x, इसकी पावर क्या है? मतलब इसकी इंडेक्स, इसको हम, कोई भी अगर वेरिएबल होता है x तो उसकी जो पावर होती है उसको हम बोलते हैं इंडेक्स, ठीक है। इसको हम बोलते हैं क्या? इंडेक्स। तो यहाँ पे ये इंडेक्स क्या है? यहाँ पे ये इंडेक्स है 1। तो ऐसे ऐसे इक्वेशन जिसमें इंडेक्स जो होता है वेरिएबल का वो 1 होता है, उसको हम बोलते हैं लीनियर इक्वेशन। तो जैसे मान लो अगर यही चीज़, जस्ट अ मिनट, सीरी पगला गई अगर अगर हम कहाँ पे थे? हाँ, अगर हम अगर हम एक इंडेक्स की इक्वेशन को लेते हैं, जैसे मान लो मैं दो इक्वेशन लिख के देता हूँ। एक है x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 और दूसरी है लेट से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 3, करेक्ट। तो ये जो इक्वेशन है इसमें इंडेक्स क्या है? इसमें इंडेक्स है 1, दिस इज कॉल्ड इंडेक्स। और यहाँ पे इंडेक्स क्या है? यहाँ पे इंडेक्स 2 है। ये जो पार है एक्सप्रेशन की उसको हम बोलते हैं इंडेक्स। तो जो किसी भी एक्सप्रेशन में जो सबसे ज़्यादा पावर होती है ना, वो हो जाती है उस इक्वेशन की इंडेक्स। तो जैसे मान लो एक और मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, लेट से एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5, ये है, ये इक्वेशन है। तो ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, हमको पता है ना। तो इस पूरे
इक्वेशन में x का सबसे ज़्यादा पावर कौन सा है, 2 है, तो यहाँ पे इंडेक्स क्या हो जाएगी इसकी, 2 हो जाएगी। करेक्ट, इसमें इंडेक्स क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। तो ये एक लीनियर इक्वेशन नहीं है, ठीक है, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्योंकि क्वाड्रेटिक में जो इंडेक्स होती है वो 2 होती है। समझ में आ गया। लीनियर इक्वेशन क्या होती है, लीनियर इक्वेशन में जैसे मान लो यही इसका जो पीछे वाला पार्ट है 3x + 5 = 0, ये एक लीनियर इक्वेशन है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे इंडेक्स क्या है, यहाँ पे इंडेक्स 1 है, ठीक है। ऐसे ही हम इसका नॉर्मल फॉर्मूला लिखते हैं ax + by + c = 0। तो यहाँ पे a, b और c इसको हम क्या बोलते हैं, कोफिशिएंट्स, ठीक है। और ये x जो है ये एक वेरिएबल है, इसकी इंडेक्स क्या है, 1 है। y ये दूसरा वेरिएबल है, इसकी इंडेक्स क्या है, 1 है। इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे लीनियर इक्वेशन। तो ये जो टाइप की इक्वेशंस होती हैं इस फॉर्म की ax + by + c = 0, इसको हम बोलते हैं लीनियर इक्वेशन। समझ में आ गया। आगे बढ़े। तो जब भी दो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में =2 का साइन आ जाता है तो दैट इज कॉल्ड अ लीनियर इक्वेशन। इसमें हाईएस्ट इंडेक्स क्या होती है, हाईएस्ट इंडेक्स 1 होती है। करेक्ट, समझ में आ गया। अब एक होती है सिंपल इक्वेशन। सिंपल इक्वेशन मतलब जैसे ये वाली 3x + 5। अब जैसे ये है 3x + 5, लेट्स से 3x + 5 = 2, है ना। तो इसमें क्या है, इसमें सिर्फ एक ही वेरिएबल है x, है ना। इसमें हम x आराम से निकाल सकते हैं। अगर इसको हम बोलेंगे सिंपल इक्वेशन। अगर दो अननोन वेरिएबल है तो वो अलग इक्वेशन हो जाती है। तो ये जो सिंपल वाली है इसको हम जिसमें एक ही बस अननोन होता है जैसे x है, उसको हम बोलते हैं सिंपल इक्वेशन। तो हमको उसको क्या करना होता है, जो लेफ्ट हैंड साइड होता है और जो राइट हैंड साइड होता है उसको हमको इक्वेट करना होता है, ऐसे इक्वेट करना होता है। तो इसमें प्रोसीजर क्या रहता है ऐसी इक्वेशंस में, कि जैसे मान लो ये है 3x + 5 = 2, तो आप जितने भी अननोन नंबर्स है ना उसको एक साइड पे ले आओ और जितने भी नोन है उसको दूसरे साइड पे ले जाओ। मतलब यहाँ LHS में जो लेफ्ट हैंड साइड है वहाँ पे अननोन ले आओ और जो राइट हैंड साइड है वहाँ पे नोन ले आओ। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि जैसे मान लो ये एक इक्वेशन है, कौन सी, 3x + 5 = लेट्स से 4x + 2, ये एक लीनियर इक्वेशन है। करेक्ट। अब इसमें हमारे पास अननोन क्या है, x। तो x का जितना भी पार्ट है, जैसे ये 3x है 4x है, इसको सब एक साइड ले आओ। एक साइड मतलब लेफ्ट हैंड साइड ले आओ। तो यहाँ पे हो जाएगा 3x - 4x, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे नोन्स ले आओ सारे, 2 - 5। करेक्ट। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, -x, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, -3। तो यहाँ से हमारा सॉल्यूशन आ गया x = 3। ठीक है, समझ में आया। तो बस सिंपल मेथड होता है, जितने अननोन्स हैं उसको आप लेफ्ट हैंड साइड पे ले आओ और जितने नोन्स हैं उसको आप राइट हैंड साइड पे ले आओ। समझ में आ गया। तो इसको हम बोल देते हैं, क्या बोल देते हैं, इसको ऐसे हम सॉल्व करते हैं इस इक्वेशन को। समझ में आ गया। आगे बढ़े, चलो अब हम देखते हैं कि रूट क्या होता है इक्वेशन का। तो जैसे अभी हमने पीछे सॉल्व किया है ना, जैसे हमने पीछे इक्वेशन को सॉल्व किया था, कैसे सॉल्व किया था, जो भी था, जैसे मान लो 3x + 2 है ना, 4x + 5 है, ये इक्वेशन है। करेक्ट। तो हमको रूट निकालना है। व्हाट इज रूट, रूट का मतलब क्या है हम देखते हैं पहले। अभी तो हम रूट का भी मतलब देखेंगे। पहले हम एग्जाम्पल देते हैं। लेट्स से इक्वेशन इन वन वेरिएबल का एग्जाम्पल्स क्या क्या मैंने आपको बता दिया, x + 1 = 0, √2y + 3 = 0। ये सब क्या है, ये सब वन वेरिएबल इक्वेशन के एग्जाम्पल हैं, क्योंकि इसमें बस x है ना। अगर y भी होता तो इसमें दो इक्वेशन होते। अब इनका एक यूनिक सॉल्यूशन है, मतलब एक पर्टिकुलर वैल्यू है। यूनिक सॉल्यूशन का क्या मतलब होता है, जैसे x + y = 1, x + 1 = 0, ये एक इक्वेशन है। इसका एक यूनिक सॉल्यूशन का क्या मतलब होता है कि एक पर्टिकुलर x की वैल्यू है जो हम यहाँ पे रखें, ताकि ये जो =, का साइन है ये वैलिड हो। मतलब कि =, का साइन का क्या मतलब है कि x + 1 इधर साइड है और 0 इधर साइड है ना। अब एक जो सॉल्यूशन होता है उसका मतलब क्या होता है, उसका मतलब ये होता है कि x की वैल्यू हम क्या रखें ऐसा यहाँ पे कि वो 0 के बराबर आ जाए। ये पूरा जो एक्सप्रेशन है लेफ्ट हैंड साइड पे LHS और ये जो राइट हैंड साइड पे RHS है, ये दोनों इक्वेट हो जाए, इक्वल हो जाए, ऐसी हम क्या x की वैल्यू रखें। तो आप यहाँ पे क्या रखोगे, x की वैल्यू -1, तभी तो -1 + 1 = 0 आ जाएगा, और यहाँ पे भी 0 है, तो दोनों बराबर हो गए, है ना। समझ में आ गया। तो सॉल्यूशन का यही मतलब होता है कि हम क्या ऐसे वेरिएबल की वैल्यू रखें ताकि वो पूरा इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाए। जैसे दूसरा एग्जांपल देखो, √y + 3 = 0, वो है, ये इक्वेशन है। तो इसमें आप y की क्या वैल्यू रखो कि ये जो पूरा इस साइड LHS है ये 0 हो जाए। तो आप y की क्या वैल्यू रखोगे, इंटू -3/√2, है ना, यही तो रखोगे। +3 = 0, तभी तो यहाँ से ये -3 और +3 कट के 0 आ जाएगा, है ना। समझ में आ रहा है। ये आपको मैं बहुत बेसिक से पढ़ा रहा हूँ। करेक्ट। तो अभी हम लोग कैसे करते हैं, √y + 3 = 0।
तो यहाँ पे मैंने अभी आपको क्या बताया, नोन एक साइड कर लो, अननोन एक साइड कर लो। तो नोन क्या है 3, तो 3 को इधर ले जाओ, -3 हो जाएगा, है ना। और जो हमारे अननोन्स हैं वो इधर आ जाएंगे। अब यहाँ से नॉर्मल आ गया y इक्वल टू -3/√2, ठीक है। तो मेथड वही रहेगा। मेथड क्या रहेगा कि आप जो नोन्स हैं उसको आप राइट हैंड साइड ले जाओ और जो अननोन्स हैं उसको आप लेफ्ट हैंड साइड ले जाओ और इन दोनों को इक्वेट कर दो, ठीक है, समझ में आ गया। तो इसको हम बोलते हैं यूनिक सॉल्यूशन, ठीक है। अब जैसे 2x + 5 इक्वल टू 0 है, तो इसमें सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, इसमें सॉल्यूशन हो जाएगा x इक्वल टू क्या, 2x इक्वल टू -5, x इक्वल टू -5/2। मतलब अगर हम -5/2 रखें तो इस इक्वेशन में, तो ये इक्वेशन वैलिड हो जाएगी। ये इक्वेशन मतलब ये वाला जो साइड है वो 0 आ जाएगा, है ना, और इक्वेशन करेक्ट हो जाएगी। तो इस रूट को हम नंबर लाइन पे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे ये 0 है तो -5/2 कहाँ आएगा, -5/2 इधर आएगा, करेक्ट। इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है कि, अब इसका मतलब क्या है ये भी हम समझ लेते हैं। 2x + 5 इक्वल टू 0, ये जो इक्वेशन है, क्या हम इसको यहाँ पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि x इक्वल टू -5/2 इसका सॉल्यूशन है, ठीक है। तो x इक्वल टू -5/2 आप कैसे बनाओगे, आप ऐसे बना दोगे ना, x इक्वल टू -5/2। इस पूरी लाइन में x इक्वल टू -5/2 होगा, ठीक है। अभी हम आगे इसको और देखेंगे, मैं आपको बता रहा हूँ ये कैसे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करते हैं। देखो, लीनियर इक्वेशन जो 2 वेरिएबल्स में होती है, इसी चीज़ को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, 2x + 0.y + 5 इक्वल टू 0, ऐसे भी लिख सकते हैं ना हम इसको, है ना। इसका मतलब y की कुछ भी वैल्यू हो इसमें, अगर y एक वेरिएबल है, अगर ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है और y की कुछ भी वैल्यू हो, उससे हमको मतलब नहीं है, x बस -5/2 होना चाहिए, है ना। तो इसको हम ग्राफिकली ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, ऐसे, ये है x इक्वल टू -5/2, ये यही इक्वेशन है जो आप ऊपर देख रहे हो, 2x + 5 इक्वल टू 0। मतलब y की कोई भी वैल्यू हो, ये y एक्सेस है यहाँ पे, है ना, ये y एक्सेस है, यहाँ पे y एक्सेस है, ये x एक्सेस है ना। तो y की कोई भी वैल्यू हो यहाँ पे, x हमेशा -5/2 होना चाहिए, तभी ये इक्वेशन सॉल्व होगी। अभी हम आगे और देखेंगे इसका, टेंशन ना लो, नहीं समझ में आ रहा तो अभी हम और देखेंगे। द सॉल्यूशन ऑफ अ लीनियर इक्वेशन इज नॉट अफेक्टेड व्हेन, कब इफेक्ट नहीं होता, जब सेम नंबर ऐड हो जाए दोनों साइड। जैसे 2x + 5 इक्वल टू 0 है, अब मैं दोनों साइड लेट से 10 ऐड कर देता हूँ, 2x + 5 + 10 और यहाँ पे भी +10। तो क्या इक्वेशन पे कोई फ़र्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा कोई फ़र्क इक्वेशन पे। क्यों? क्योंकि ये और ये तो हट ही जाएगा ना, ये और ये तो कैंसिल ही हो जाएगा एंड में। तो x इक्वल टू -5/2 फिर भी आएगा। तो अगर आप कुछ चीज़ ऐड करते हो दोनों साइड या सब्ट्रैक्ट करते हो दोनों साइड, तो क्या होता है, या फिर मल्टीप्लाई करते हो दोनों साइड, तो भी क्या होता है, जो मल्टीप्लाई, डिवाइड, सब्ट्रैक्ट और माइनस, सब में सॉल्यूशन सेम रहता है। तो जैसे मान लो 2x + 5 है इक्वल टू 0, यही था ना इक्वेशन, इसमें मैं 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, पर दोनों साइड करना है मेरे को। 3 × 2x + 5 इक्वल टू 3 × 0, 0 हो गया यहाँ पे। और 3 × 2x + 5 जो है 2x + 5 अगर यहाँ पे है, तो इसको मैं 0/3 लिखूंगा, तो ये भी 0 हो जाएगा, है ना। तो चाहे आप डिवाइड करो, अब इसमें डिवाइड कर दोगे तो भी वही रहेगा, है ना, डिवाइड कर दोगे तो भी वही रहेगा। तो चाहे डिवाइड करो, चाहे मल्टीप्लाई करो, चाहे सब्ट्रैक्ट करो, चाहे ऐड करो, लीनियर इक्वेशन अगर दोनों साइड कर रहे हो, पूरी इक्वेशन से मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो लीनियर इक्वेशन सेम रहेगी। समझ में आ गया? ठीक है, समझ में आ गया। चाहे इसमें मल्टीप्लाई करो, चाहे ऐड करो, चाहे प्लस करो, चाहे डिवाइड करो, चाहे मल्टीप्लाई करो, मतलब सॉरी, सभी में अगर आप दोनों साइड कर रहे हो कोई चीज़, तो चीज़ें सेम रहेंगी। समझ में आ गया? अब हम एक इक्वेशन देखते हैं और एक मैच देखते हैं। मान लो इंडिया पाकिस्तान का मैच हो रहा है ना, ये आपने देखा होगा, विराट कोहली आउट हो गए थे इसमें, 6 पे 2 गए थे इंडिया के। तो मान लो इसी मैच में जो इंडियंस हैं, इसमें ओपनर कौन था, रोहित शर्मा आए थे और फिर उसके बाद विराट कोहली, ठीक है। तो ये दोनों ही आउट हो जाते हैं, ये दोनों टोटल 6 रन बना के आउट हो जाते हैं, ठीक है। तो हमको ये देखना है कि इंडिया और पाकिस्तान का जो मैच हो रहा था मुंबई में, उसमें 2 इंडियन बैट्समैन दे स्कोर्ड 6 रन टुगेदर, मिला के 6 पे 2 विकेट हो गए। एक्सप्रेस दिस इन्फॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ एन इक्वेशन। क्या आप इस इक्वेशन को, इस स्टेटमेंट को इक्वेशन के फॉर्म में बदल सकते हो? बिल्कुल बदल सकते हैं। कैसे बदलेंगे कि मान लो पहला जो बैट्समैन था वो विराट कोहली था, सॉरी विराट और रोहित, है ना, विराट और रोहित यही दोनों थे। इन दोनों ने मिल के कितने रन बनाए? 6 रन बनाए, क्योंकि 6 रन पे 2 विकेट हो गए, है ना। तो रोहित का स्कोर प्लस विराट का स्कोर, ये मिला के कितना होगा? ये मिला के होगा 6 रन।
अब इसको अगर हमको इक्वेशन के ये इक्वेशन ही है बट हम x और y में कर देते हैं इसको, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 6। तो ये हमारी क्या हो गई, ये हमारी एक लीनियर इक्वेशन हो गई इन 2 वेरिएबल्स। इसमें 2 वेरिएबल हैं x और y, x प्लस वाई इज इक्वल टू 6। तो इस टाइप से हमने इसको रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक है, समझ में आ गया? आगे बढ़े। अब हम थोड़े एग्जाम्पल्स कर लेते हैं, थोड़ा हम देख लेते हैं कि समझ में हमको आया है कि नहीं आया है। तो इन सारी इक्वेशंस जो लिखा हुआ है नीचे, ये सारे को इनको हमको रिप्रेजेंट करना है किस फॉर्म में, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, जो कि लीनियर इक्वेशन का बेसिक फॉर्म होता है। तो कोई भी लीनियर इक्वेशन को हम ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 के फॉर्म में डिपिक्ट कर सकते हैं, जहाँ पे ए जो होता है वो एक्स का कोफिशिएंट होता है, बी वाई का कोफिशिएंट होता है और सी एक कॉन्स्टेंट होता है। ठीक है, तो इन सबको हमको इस फॉर्म में डिपिक्ट करना है, किस फॉर्म में, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 के फॉर्म में। तो पहला वाला देखो 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 7, इसको कैसे लिखोगे इस फॉर्म में, 7 को हम इधर ले आएंगे, है ना। 3x प्लस 5y माइनस 7 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे a की वैल्यू क्या आ गई, a की वैल्यू आ गई 3, b की वैल्यू आ गई 5 और c की वैल्यू क्या आ गई -7, इस फॉर्म के हिसाब से, है ना। समझ में आ गया। दूसरा क्या है, 2y माइनस 8.2 इज इक्वल टू 8z। तो इसमें हम कैसे लिखेंगे, 2y माइनस 8z माइनस 8.2 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे a की वैल्यू क्या है 2 है, b की वैल्यू क्या है -8 है और c की वैल्यू क्या है -8.2 है। ये वेरिएबल अलग अलग हो सकते हैं, है ना। ये z है जैसे यहाँ पे, और यहाँ पे y है, तो ज़रूरी नहीं है x और y हो। मैं p और q ले लूँ, मैं r और s ले लूँ, मैं कुछ भी ले सकता हूँ, बस वेरिएबल होना चाहिए। करेक्ट। यहाँ पे क्या है 3x माइनस 5y, 3x इज इक्वल टू 5y, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 3x प्लस 5y प्लस 0 बेसिकली इज इक्वल टू 0। हमको तो इस फॉर्म में डिपिक्ट करना है ना। तो यहाँ पे a क्या आ जाएगा, a आ जाएगा 3, b आ जाएगा 5 और c आ जाएगा 0। ठीक है, उसके बाद 3x इज इक्वल टू 2 को डिपिक्ट करते हैं। तो कैसे डिपिक्ट करोगे 3x इज इक्वल टू 2 को, 3x प्लस 0 टाइम्स ऑफ y लेट से -2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे a क्या है, a है 3, b है 0 और c है -2, है ना। 0 इंटू वाई 0 होगा। ठीक है, उसके बाद y माइनस 2 इज इक्वल टू 0, इसको भी डिपिक्ट कर देते हैं। तो y -2 और यहाँ पे x को भी लिखना है हमको, तो 0 डॉट एक्स प्लस वाई -2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे a क्या हो जाएगा, a हो जाएगा 0, b हो जाएगा 1 और c हो जाएगा -2। आर वी गेटिंग इट, है ना, समझ में आ गया। आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम इस जो स्टेटमेंट है इसको हम डिपिक्ट करेंगे किसमें, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स में। तो क्या बोल रहा है ये, द कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ अ पेन। ठीक है, तो मान लो नोटबुक का जो कॉस्ट है वो x है, जो नहीं दिया वो x मान लो, हमको कॉस्ट ऑफ नोटबुक नहीं मालूम है, वो x है। दैट इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ पेन, तो पेन का कॉस्ट क्या मान लेंगे हम, y मान लेंगे। तो ये जो नोटबुक का कॉस्ट है दैट इज 2 टाइम्स ऑफ y, बस यही दिया हुआ है। राइट अ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स टू रिप्रेजेंट दिस स्टेटमेंट। तो x इज इक्वल टू 2y, यही लीनियर इक्वेशन है, इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में डिपिक्ट कर देते हैं, x माइनस 2y प्लस 0 इज इक्वल टू 0, है ना। ठीक है, बेसिक एकदम बेसिक पढ़ रहे हैं, कुछ ज़्यादा हाई फाई अभी नहीं पढ़ रहे हैं। अब आगे क्या बोल रहा है, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग एज एन इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। तो 2 वेरिएबल में अगर हमको x माइनस 2, एक्स इज इक्वल टू -2 को लिखना, तो कैसे लिखोगे, x प्लस 0 डॉट वाई प्लस 2 इज इक्वल टू 0। समझ में आ गया। x और y 2 वेरिएबल्स में हमको लिखना है ना। तो यहाँ पे 0 इंटू वाई 0 होता है, x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ऐसे ही यहाँ पे क्या होगा, y प्लस 0 डॉट एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0, वाई इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया, करेक्ट। आगे बढ़े, चलो अब देखते हैं कि सॉल्यूशन क्या होता है एक लीनियर इक्वेशन का, और सॉल्यूशन से क्या मतलब होता है। तो मैंने आपको बता ही दिया था कि सॉल्यूशन से क्या मतलब होता है, कि सॉल्यूशन का ये मतलब होता है कि हम क्या वैल्यूज़ रखें जिससे वो इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाए। तो जैसे मान लो अभी तो हमने एक वेरिएबल का देखा था, जैसे हमने 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 का देखा था। तो हमने देख लिया कि यहाँ पे अगर हम x इज इक्वल टू -2/3 रखें तो ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएगी, मतलब दोनों साइड्स बराबर हो जाएंगी। ऐसा ही मतलब होता है बाकी इक्वेशंस में भी। तो जैसे मान लो ये इक्वेशन है 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 12, ये हमारी एक इक्वेशन है। इसके क्या क्या सॉल्यूशन हो सकते हैं, ठीक है। सॉल्यूशन मतलब कि इसमें हम क्या x और y की वैल्यू रखें तो ये सही हो जाए, मतलब ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाए। तो
हम स्टार्ट करते हैं बहुत ही बेसिक से। बेसिक से क्या, हम x इज इक्वल टू जीरो रखना स्टार्ट करते हैं। x इज इक्वल टू अगर हम जीरो रख देंगे इसमें, यहाँ पे अगर हम जीरो रख देंगे तो क्या हो जाएगा, ये पूरा क्वांटिटी जीरो हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा, 4y इज इक्वल टू 12 आ जाएगा, है ना। और y यहाँ से क्या आ जाएगा, y यहाँ से 3 आ जाएगा। तो अगर हम x इज इक्वल टू जीरो रखें और y इज इक्वल टू 3 रखें तो क्या ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा? आप बोलोगे हाँ करना चाहिए, और करेगा भी, है ना। तो रख के देखते हैं, x इज इक्वल टू जीरो रखते हैं तो क्या आ जाएगा, 3 इंटू जीरो आ जाएगा। और फिर y की जगह हम क्या रखते हैं, 3 रखते हैं तो 4 इंटू थ्री आ जाएगा। तो इस साइड क्या आ गया, ये 0 आ गया, और ये क्या आ गया, ये 12 आ गया। और इस साइड क्या है, इस साइड भी 12 है, करेक्ट। तो ये इक्वेशन इसने सेटिस्फाई कर दी, ठीक है। अब क्या ये सिर्फ एक ही इसका सॉल्यूशन है? नहीं, एक इसका सॉल्यूशन नहीं है, इसके बहुत सारे सॉल्यूशन हो सकते हैं ना। मैं x इज इक्वल टू 1 रख दूँ, करेक्ट, मैं x इज इक्वल टू लेट से 1 रख दूँ, तो मैं x अगर 1 रखूँगा तो क्या आएगा मेरा, यहाँ पे 3 आ जाएगा, यहाँ पे 4y आएगा, और यहाँ पे 12 आएगा, है ना। x इज इक्वल टू 1 रखो, क्या आएगा, 3 प्लस 4y इज इक्वल टू 12, है ना, यही तो आएगा। 4y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 9, और y इज इक्वल टू 9/4 हो जाएगा। तो अगर मैं x 1 रखूँ और y मैं 9/4 रख दूँ तो भी ये सॉल्यूशन सेटिस्फाई हो जाएगा। तो भी ये सॉल्यूशन इस इक्वेशन का मतलब इस इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा ना। आप बोलोगे हाँ बिल्कुल करेगा, बिल्कुल करेगा भी, सही में करेगा। अब y इज इक्वल टू 0 रख देते हैं तो क्या होगा, y अगर 0 रख देंगे तो यहाँ 0 हो जाएगा, और 3x इज इक्वल टू 12 आ जाएगा, और x 4 आ जाएगा। तो यहाँ से x क्या आ जाएगा, 4 आएगा। तो 4,0 इज ऑल्सो अ सॉल्यूशन टू दिस इक्वेशन। ऐसे ही इसमें इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होंगे, है ना। समझ में आ गया। कुछ भी आप वैल्यू रखोगे तो दूसरे की तो वैल्यू कुछ ना कुछ तो आएगी, अनटिल अनलेस यू नो रियल नंबर्स हैं, ठीक है। तो ऐसे इनफाइनाइट सॉल्यूशंस इसके आते रहेंगे। सॉल्यूशन का कंसेप्ट आपको समझ में आ गया कि सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है कि एक्स और वाई की हम क्या वैल्यू रखें, एक्स और वाई की हम क्या वैल्यू रखें कि वो इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाए। दैट इज कॉल्ड अ सॉल्यूशन टू द लीनियर इक्वेशन। अब आपको खुद से दो क्वेश्चन करने हैं, आपको 4 सॉल्यूशंस निकालने हैं x प्लस 2y इज इक्वल टू 6 के। एक मैं आपके लिए निकाल देता हूँ, दूसरा आपको खुद से करना है 2x प्लस 5y इज इक्वल टू 0। इसके आपको 2 सॉल्यूशंस निकालने हैं, करेक्ट। तो x प्लस 2y इज इक्वल टू 6 के हम 4 सॉल्यूशंस निकालते हैं। तो हम x को सबसे पहले 0 रख लेते हैं, तो x को 0 रखेंगे तो y कितना आ जाएगा, यहाँ 0 रखो तो 2y इज इक्वल टू 6, y इज इक्वल टू 3 आ जाएगा, ठीक है। फिर y इज इक्वल टू 0 रख लेते हैं एक में, तो y इज इक्वल टू 0 रखोगे तो x 6 आ जाएगा, तो x 6 आ गया इस केस में। तो 0,3 एक सॉल्यूशन हो गया, और 6,0 एक सॉल्यूशन हो गया। अगर x और y टाइप का सॉल्यूशन है ना, तो 0,3 एक सॉल्यूशन हो गया, और 6,0 एक सॉल्यूशन हो गया। और क्या हो सकता है, x इज इक्वल टू हम रख देते हैं 2, x इज इक्वल टू 2 रखोगे तो क्या आएगा, 2 प्लस 2y इज इक्वल टू 6, 2y इज इक्वल टू 4 आ जाएगा, और y इज इक्वल टू 2 आ जाएगा, है ना। तो x इज इक्वल टू 2 रखेंगे तो y इज इक्वल टू 2 आ जाएगा, करेक्ट। फिर हम रख देते हैं x इज इक्वल टू 4, तो x इज इक्वल टू 4 रखोगे तो क्या आएगा, 4 प्लस 2y इज इक्वल टू 6, है ना। 2y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 6 माइनस 4 दैट इज 2, y इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। तो ये हमने फाइंड कर लिए 4 सॉल्यूशन। ऐसे बहुत सारे सॉल्यूशन आएंगे, ये सिर्फ हमने 4 सॉल्यूशन निकाले, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, 2,2 और यहाँ पे 4,1। समझ में आ गया, ठीक है, समझ में आ गया ना ये सॉल्यूशन कैसे आए। तो अब ये हो गए हमारे सॉल्यूशंस। अब दूसरे का आप खुद निकालोगे, दैट इज 2x प्लस 5y इज इक्वल टू 0। 2x प्लस 5y इज इक्वल टू 0 का आप खुद से सॉल्यूशन निकालोगे, करेक्ट। आगे बढ़ते हैं हम। अब आपके हम कंसेप्ट चेक करते हैं कि आपको समझ में कितना आया है ना। और आप ये क्वेश्चंस खुद से सॉल्व करोगे और मैं इसका सॉल्यूशन बताऊंगा अभी। तो आप इस स्लाइड को पॉज करो और खुद से ट्राई करो क्वेश्चन करने का। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, राइट 4 सॉल्यूशंस फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। 4 सॉल्यूशंस लिखने हैं, किसके किसके लिए। पहला क्या क्वेश्चन है, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 7। तो हम लिखते हैं क्या है, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 7। अभी किया है पीछे, इसके 4 सॉल्यूशन लिखने हैं। तो क्या करोगे, कोई भी 4 सॉल्यूशन लिख दो, y इज इक्वल टू 0 डाल दो। तो y इज इक्वल टू 0 डाल देते हैं तो x कितना आएगा, 2x इज इक्वल टू 7, x इज इक्वल टू 7/2। तो 7/2, 0 इसका एक सॉल्यूशन हो गया। और अब हम x इज इक्वल टू 0 डाल देते हैं, तो x 0 डालोगे तो क्या आएगा, यहाँ पूरा 0 हो जाएगा, y इज इक्वल टू 7 आ जाएगा। तो ये एक सॉल्यूशन हो गया। और फिर क्या कर सकते हैं, x को 1 डाल सकते हैं, x 1 डालोगे तो क्या आएगा, 2 प्लस वाई इज इक्वल टू 7, तो y इज इक्वल टू 5 आ जाएगा। तो x 1 डालोगे तो y 5 आ जाएगा। अब x इज इक्वल टू 2 डाल दो, यहाँ 2 डालोगे तो 2 इंटू 2 4 आ जाएगा। 4 प्लस वाई इज इक्वल टू 7, तो y कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो x इज इक्वल टू 2, वाई इज इक्वल टू 3, ये भी एक सॉल्यूशन हो गया। तो 1 2 3 4 सॉल्यूशन लिख लिए हमने, ठीक है। इस टाइप से आप कर सकते हो। अब ऐसे ही आपको बाकियों के भी करने हैं। ये वाले का भी सिमिलर ऐसे ही होगा, और x इज इक्वल टू 4y का भी ऐसे ही होगा।
अब आप देखोगे कि x इज इक्वल टू 4y जो है, इसके सॉल्यूशन लिखने की कोशिश करते हैं। इसके भी ऐसे ही होंगे, x1 रखो, y कितना आ जाएगा, y1/4 आ जाएगा। या फिर उधर से स्टार्ट करते हैं, y1 रखते हैं, y1 रखोगे तो x क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। y2 रखोगे तो x क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा, है ना। ऐसे आता रहेगा। y3 रखोगे तो 12 आ जाएगा, मल्टीपल ही तो है। y4 रखोगे तो 16 आ जाएगा। तो इस टाइप से सॉल्यूशन इसके आते रहेंगे। करेक्ट, समझ में आ गया। तो सिंपल क्वेश्चन है और आगे बढ़ते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज ट्रू एंड वाई। y इज इक्वल टू 3x प्लस 5 हैज़ अ यूनिक सॉल्यूशन, ओनली 2 सॉल्यूशंस या इनफाइनेटली मेनी सॉल्यूशन। तो अभी हमने देखा था कि कोई भी एक लीनियर इक्वेशन है, एक सिंगल अगर लीनियर इक्वेशन है, जैसे y इज इक्वल टू 3x प्लस 5, तो इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होंगे ना। क्यों? अब आप ऑप्शन में ही देख लो, क्या बोल रहा है, पहला एक यूनिक सॉल्यूशन है, मतलब एक ही सॉल्यूशन है। दूसरा क्या बोल रहा है कि 2 ही सॉल्यूशन है। तो अगर हमने 2 से ज़्यादा सॉल्यूशन निकाल लिए तो ऑप्शन 3 है तो 3 ही होगा, है ना। तो निकाल के देख लो। x को हम 1 रख देते हैं, x को 1 रखोगे तो क्या आएगा, 3 आ जाएगा, यहाँ 5 आ जाएगा, तो y क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। तो वो एक इसका एक सॉल्यूशन है। x इज इक्वल टू 2 रख लो, तो यहाँ पे 6 आ जाएगा और यहाँ 5 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 6 प्लस 5 11 आ जाएगा। तो अगर हम x2 रखते हैं तो y 11 आ जाएगा। ऐसे ही x3 रख दो, 3 प्लस 3 9 प्लस 5 14, तो कितना आ गया। तो 2 से ज़्यादा सॉल्यूशन तो हमको ऐसे ही दिख गए। तो इसका मतलब क्या है कि इस इक्वेशन के इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस हैं। ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। करेक्ट। और लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ k if x is equal to 2 and y is equal to 1 is a solution of the equation 2x plus 3y is equal to k। अब ये क्या बोल रहा है इसमें, अब इसमें ये बोल रहा है कि 2x प्लस 3y इज इक्वल टू k एक इक्वेशन है और इस इक्वेशन का हमको सॉल्यूशन पता है। मतलब अगर हम, क्या सॉल्यूशन है इसका, x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 1। मतलब अगर हम इस इक्वेशन में x इज इक्वल टू 2 डालें और y इज इक्वल टू 1 डालें तो ये इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, तो यही बोल रहे हैं। तो हम डाल देते हैं, x की जगह हम 2 डाल देते हैं और y की जगह हम क्या डाल देते हैं, 1 डाल देते हैं। तो अगर ऐसा होता है, अगर ऐसा होता है तो इसका मतलब ये इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो बस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। अब तो यहाँ से वैल्यू निकाल लो, 2 2 ज़ा 4, 3 1 ज़ा 3 इज इक्वल टू के। दिस इज ट्रू। इसका मतलब x इज इक्वल के इज इक्वल टू क्या आ गया, 7 आ गया। ठीक है, समझ में आ गया। ऐसे ही इक्वेशन है, वैल्यू रखो, सॉल्यूशन निकालो, इस टाइप के ही हैं। तो आगे बढ़ते हैं। सिंपल था, अभी तक कुछ समझ में आ रहा होगा सब कुछ, आई गेस। कुछ ऐसा हाई फाई है भी नहीं। अब ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यामिनी एंड फातिमा, 2 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9th of a school together contributed 100 rupees towards the Prime Minister's Relief Fund to help the earthquake victims। तो यामिनी और फातिमा ने मिलकर कितने कितने पैसे इकट्ठा किए, 100 रुपये। राइट अ लीनियर इक्वेशन विच सेटिस्फाइज दिस डेटा। तो बस नॉर्मल x प्लस वाई इज इक्वल टू 100, ये हो जाएगी लीनियर इक्वेशन। ठीक है, बेसिक पढ़ रहे हैं, आगे बढ़ते हैं। अब ये क्या बोल रहा है, इफ वर्क डन बाय अ बॉडी on application of a constant force of 5 units is directly proportional to the distance traveled by a body। मतलब क्या बोल रहा है, वर्क डन जो है, जो वर्क डन है, that is directly proportional to what, that is directly proportional to the distance traveled, है ना, that is directly proportional to the distance traveled। तो express this in the form of a equation in 2 variables and find the work done when the distance traveled by the body is 2 units and 0 units। तो इसमें क्या बोल रहा है, एक मिनट, इसमें क्या बोल रहा है आपसे कि वर्क डन जो है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस। अगर आपने नॉर्मल 9th की फिजिक्स भी पढ़ी होगी तो आपको पता है वर्क डन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस। और वर्क डन, अगर कोई चीज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है तो क्या होता है, अगर ये चीज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो उसको हम एब्सोल्यूट वैल्यू में कैसे लिख सकते हैं, वर्क डन इज इक्वल टू सम कांस्टेंट इनटू डिस्टेंस, है ना। और यही जो कांस्टेंट होता है दैट इज कांस्टेंट फोर्स, यही होता है कांस्टेंट फोर्स। ठीक है, यही जो कांस्टेंट फोर्स की बात कर रहे हैं ना, यही कांस्टेंट है। जब हम वर्क डन को, जब वर्क डन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस है, इसको हम एब्सोल्यूट वैल्यू में रिड्यूस करेंगे तो हम क्या बोलेंगे कि वर्क डन इज इक्वल टू सम कांस्टेंट इनटू डिस्टेंस। और ये जो कांस्टेंट है ये क्या है, ये कांस्टेंट फोर्स है। क्योंकि किसी भी बॉडी पे आपको अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव करना होता है तो आप उसके ऊपर फोर्स लगाते हो, है ना। आपको अगर चेयर मूव करनी है तो आप उस चेयर के ऊपर फोर्स लगाते हो और वो चेयर आगे बढ़ती है। तो आप कितना काम करते हो उस चेयर को आगे मूव कराने में, दैट इज योर फोर्स
इंटू डिस्टेंस, कितना उसने ट्रैवल किया, वो आपकी चेयर कितनी आगे गई, ठीक है। तो ये तो फिजिक्स का कंसेप्ट है, बट मैथमेटिकल फॉर्म में भी वी आर गेटिंग दिस कि वर्क डन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस, ये दिया हुआ है। अगर हम इसको कांस्टेंट, मतलब अगर हम इसको एब्सोल्यूट वैल्यू में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा वर्क डन इज इक्वल टू कांस्टेंट इनटू डिस्टेंस, और ये कांस्टेंट इज नथिंग बट दिस कांस्टेंट फोर्स जो हमको दिया हुआ है कितना, 5 यूनिट। तो इस कांस्टेंट की वैल्यू हमको दी हुई है 5 यूनिट। तो वर्क डन क्या हो जाएगा, वर्क डन वुड बी इक्वल टू 5 टाइम्स ऑफ डिस्टेंस। अब इसको हमको एक लीनियर इक्वेशन में डिपिक्ट करना है, तो हम मान लेते हैं वर्क डन x है ना, और डिस्टेंस y है, तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू 5y। ये हो गई हमारी एक लीनियर इक्वेशन, ठीक है। अब इसमें यही पूछ रहा है कि आप वर्क डन निकाल लो व्हेन द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी इज 2 यूनिट्स, मतलब अगर y 2 है तो x कितना आएगा ये पूछ रहा है। अगर y 2 है तो x कितना आएगा, x आ जाएगा 5 इंटू 2 दैट इज 10, और अगर y 0 है, y 0 है तो x कितना आ जाएगा, x भी 0 आ जाएगा, है ना, y 0 है तो x भी 0 आ जाएगा। आर वी क्लियर, आर वी गेटिंग ऑल ऑफ दिस, यस वी आर गेटिंग ऑल ऑफ दिस, ठीक है, समझ में आ गया, सही है, आगे बढ़े। अभी क्या बोल रहा है, द टैक्सी फेयर इन द सिटी इज एज फॉलोज, फॉर द फर्स्ट किलोमीटर, तो पहले किलोमीटर के लिए द फेयर इज 8 रुपीज़, ठीक है। तो पहला, आप ऑटो में जाते हो तो होता होगा ना कि पहले कुछ किलोमीटर के लिए इतना रहेगा और फिर ऐसा रहेगा, है ना, तो उसी टाइप का है कि जब आप टैक्सी लेते हो तो पहले किलोमीटर के लिए आपको 8 रुपये देना पड़ता है, फिर उसके बाद जितना भी किलोमीटर आप करते हो, सब्सिक्वेंट डिस्टेंस इज 5 रुपीज़ पर किलोमीटर, उसके बाद आप जितना भी करते हो दैट इज 5 रुपीज़ पर किलोमीटर आपको पैसा देना पड़ता है। Taking the distance covered as x kilometers and total fare as y, write a linear equation for this information। तो हमको क्या मानना है कि हमको मानना है कि हम घर से निकलकर टोटल हमने x किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया है, ठीक है, और हमारा टोटल पैसा कितना लगा है, y रुपीज़ लगा है। तो हमको इसको लीनियर इक्वेशन में डिपिक्ट करना है। कैसे करोगे इसको लीनियर इक्वेशन में डिपिक्ट, बहुत ही सिंपल है। क्यों सिंपल है, मैं क्यों बोल रहा हूँ क्यों सिंपल है, एक ना लंबा लाइन बनाते हैं, ऐसे बना देते हैं एक लाइन। आप यहाँ से चले थे ऑटो में या फिर टैक्सी में, ठीक है, अब यहाँ से चले थे और आपको जाना था लेट से मॉल, मान लो ये मॉल है ऐसा बड़ा सा, आपको जाना था मॉल, और ये टोटल डिस्टेंस कितना है, ये टोटल डिस्टेंस है x किलोमीटर, ठीक है, ये टोटल डिस्टेंस है x किलोमीटर। आपने ओला बुलाई, आप ओला में बैठ गए और हमसे चल दिए। तो ओला जब आपने बुलाई और आपने ओला से चले तो आपको कितना किलोमीटर ट्रैवल करना है, आपको x किलोमीटर ट्रैवल करना है। तो ये गाड़ी पहले किलोमीटर चलेगी, पहले किलोमीटर चल के लेट से इधर आ गई, है ना, ये गाड़ी पहले किलोमीटर चल के इधर आ गई, ये इसने यहाँ पे कितना डिस्टेंस कवर किया, 1 किलोमीटर, और फिर बाद में ये कितना डिस्टेंस कवर करेगी, टोटल कितना बचा, x माइनस 1, है ना। टोटल डिस्टेंस अगर x है, पहले 1 किलोमीटर बाद कितना डिस्टेंस बचेगा, x माइनस 1 किलोमीटर, समझ में आया। तो अब ये इसने क्या बोला कि पहले किलोमीटर के लिए पैसा कितना लग रहा है, 8 रुपये, तो आप पहले किलोमीटर के लिए कितना रुपए दोगे, 8 रुपये दोगे। उसके बाद आप कितने पैसे दे रहे हो, 5 रुपये पर किलोमीटर दे रहे हो, तो टोटल कितने किलोमीटर है, x माइनस 1, तो 1 किलोमीटर के लिए अगर आप 5 रुपये दे रहे हो उसके बाद, तो x माइनस 1 किलोमीटर के लिए आप कितने रुपए दोगे, 5 इंटू एक्स माइनस 1, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा 5 इंटू एक्स माइनस 1, तो पहले किलोमीटर के लिए 8 रुपये, बाकी x माइनस 1 किलोमीटर के लिए 5 इंटू एक्स माइनस 1 रुपये। ये टोटल रुपए किसके बराबर है, y, क्योंकि आपका टोटल पैसा y रुपीज़ लगा है, करेक्ट, समझ में आया क्या हुआ, सिंपल था ना। आपको टोटल डिस्टेंस ट्रेवल करना था, तो ये बन भी नहीं रहा, एक मिनट, आपको टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल करना था, x किलोमीटर, है ना, लेट से यहाँ तक 1 किलोमीटर है, तो यहाँ से यहाँ तक कितना होगा, x माइनस 1, है ना। पहले 1 किलोमीटर के लिए आपको 8 रुपये देना पड़ा, और बाकी के जो किलोमीटर हैं उसमें आपको 5 रुपये पर किलोमीटर देना पड़ा, और टोटल किलोमीटर आपने कितना कवर किया, x माइनस 1, तो टोटल यहाँ आप कितना पैसा दोगे, 5 इंटू एक्स माइनस 1 रुपीज़, है ना। तो टोटल जर्नी में आपने कितना रुपए पैसे दिए, 8 रुपये पहले किलोमीटर के लिए, फिर 5 इंटू एक्स माइनस 1 दूसरे, मतलब x माइनस 1 किलोमीटर के लिए, तो ये टोटल कितना हो गया, ये टोटल हो गया y रुपीज़ जो आपने टोटल पैसा दिया।
अब इसको हम एक इक्वेशन में डिपिक्ट कर लेते हैं, 8 + 5x - 5 = y। अब इधर एक साइड ले आओ सारा, 5x - y, 8 - 5 कितना होगा, 3 + 3 = 0। ठीक है, 5x - y + 3 = 0। ये क्या हो जाएगी, ये हमारी इक्वेशन हो जाएगी। समझ में आ गया? आर वी क्लियर? आगे बढ़े, चलो अब ये देखते हैं क्या बोल रहा है। if the point 3, 4 is one of the solution of the equation 3y = ax + 7, find the value of a। मतलब कि ये जो इक्वेशन दी हुई है 3y = ax + 7, ठीक है, 3y = ax + 7 इक्वेशन दी हुई है, इसका सॉल्यूशन है क्या, x = 3 और y = 4। अच्छा, जब भी ऐसे अगर दिया हो ना, ऐसे अगर कोई भी लीनियर इक्वेशन है, x कभी भी कोई भी लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन दिया हो, जैसे ये दिया हुआ है 3, 4, तो इसमें हम मानते हैं कि दिस इज इन द फॉर्म ऑफ x, y, है ना, दिस इज बाय डिफॉल्ट होता है। कोई भी अगर लीनियर इक्वेशन है x और y में, तो उसका सॉल्यूशन इज रिप्रेजेंटेड एज x, y। तो यहाँ पे अगर ऐसा सॉल्यूशन दिया है 3, 4, तो इसका मतलब है कि x = 3 और y = 4 इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। किस इक्वेशन को, इस इक्वेशन को। ये बाय मैं डिफॉल्ट माना था कि आपको पता होगा, बट नहीं पता है तो इस टाइप से आप समझ लेना कि अगर कोई भी ऐसा दिया रहता है 3, 4, तो इसका मतलब होता है x, y। करेक्ट? तो अब इसका ये सॉल्यूशन है, x = 3 एंड y = 4, तो इसका मतलब इसको यहाँ अगर रखेंगे इन वैल्यूज़ को, तो ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो आप रख दो, 3 y की जगह 4 रख दो, और 3 की जगह क्या रखोगे, x की जगह क्या रखोगे, 3 रखोगे, +7 = इतना आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 12, 4 × 3, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3 टाइम्स ऑफ a + 7, राइट। इसको सॉल्व कर सकते हैं हम आराम से, 3a की वैल्यू आ जाएगी, 3a = 12 - 7 दैट इज 5। समझ में आ रहा है ना, नॉर्मल आ जाएगी ना a की वैल्यू। तो a क्या आ जाएगा, यहाँ से a आ जाएगा 5/3। a कितना आ जाएगा, a आ जाएगा 5/3। समझ में आ गया, a कितना आ जाएगा, 5/3। आगे बढ़े, अब हम एक और चीज़ देख लेते हैं, दैट इज ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन। कि x, ये जो इक्वेशंस हैं जो हम बात कर रहे हैं अभी, इसको हम ग्राफ में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं थोड़ा देख लेते हैं। ऑल्दो इतना पूछेगा नहीं, बट फिर भी अब हम एक सिंपल सी इक्वेशन मान लेते हैं, लेट्स से 3x प्लस कुछ भी मान लो, 3x + 2y = 5। लेट्स से ये इक्वेशन है, 3x + 2y = 5, ठीक है। अब इसको हमको ग्राफ में रिप्रेजेंट करना है, तो आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे, तो बहुत ही सिंपल होता है। क्या, ये जो है ये एक लाइन बनती है ना, लीनियर हम इसीलिए बोलते हैं क्योंकि इसकी जो ये जो बनता है वो एक लाइन बनती है, इसीलिए हम इसको लीनियर इक्वेशन बोलते हैं। अगर कुछ और बन रहा होता तो हम इसको लीनियर नहीं बोलते। लीनियर मतलब एक सिंगल लाइन बन रही है, एक स्ट्रेट लाइन बन रही है। समझ में आया? तो हम क्या करते हैं ना, सिंपल करते हैं, हम पहले x को 0 ले लेते हैं, तो x को हम 0 ले लेते हैं, तो उसमें हम y निकाल लेते हैं कि y क्या आएगा। तो जहाँ पे मान लो मैंने x 0 ले लिया, तो y कितना आएगा, y 5/2 आ जाएगा। तो मैं यहाँ y = 5/2 लिख दूंगा, ठीक है। और यहाँ पे फिर हम y0 लिख देते हैं। इसको ना थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, इसको हम ऐसी इक्वेशन मान लेते हैं, ये बेकार इक्वेशन थी, इससे ना वो आ जाएगा, 3x + 2y = 6 कर देते हैं, ये इक्वेशन कर देते हैं। इस इक्वेशन को हमको ग्राफ में रिप्रेजेंट करना है, तो आप कैसे करोगे, बहुत ही सिंपल मेथड है। पहले हम x को 0 ले लेंगे, तो आप x को 0 ले लोगे तो ये पूरा 0 हो जाएगा। हमको इसके सॉल्यूशन निकालने हैं बेसिकली, तो हम इसके सॉल्यूशंस यहाँ पे ग्राफ में प्लॉट करेंगे और उसको सबको जोड़ देंगे सॉल्यूशन को, तो क्या आ जाएगा, इक्वेशन लाइन बन जाएगी। तो हमको वही बनानी है, तो x = 0 लिख देते हैं। तो x अगर हम 0 लेंगे तो y कितना आएगा, y 3 आ जाएगा। तो 0,3 इसका एक सॉल्यूशन है, ठीक है। दूसरे में हम क्या करेंगे, y को 0 ले लेंगे, तो y को अगर आप 0 ले लोगे तो 3x = 6 आ जाएगा, यानी x = 2 आ जाएगा, ठीक है। अब इन दोनों पॉइंट्स को आप प्लॉट कर लो। कैसे प्लॉट करोगे, x = 0, y = 3 को कैसे प्लॉट करोगे, x 0 है मतलब इस लाइन पे कहीं होगा, है ना, और y 3 है तो मतलब ये वाला पॉइंट हो गया। ये वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, x यहाँ पे 0 है, y यहाँ पे 3 है, यही तो होगा ना, क्योंकि x 0 है, y 3 है। और वैसे ही x 2 और y 0 का कैसे प्लॉट करोगे, ये वाला पॉइंट हो जाएगा, है ना। ये वाले पॉइंट को, ये वाला पॉइंट क्या है, यहाँ पे y कोऑर्डिनेट 0 है और x कोऑर्डिनेट 2 है। अब इन दोनों पॉइंट को आप ज्वाइन कर लो, स्केल से आप ज्वाइन कर लेना और इसको एक्सटेंड कर लेना।
यहाँ पे, ठीक है। ये हो गई हमारी इक्वेशन किस लाइन की, 3x + 2y = 6। अब इस लाइन पे जितने भी पॉइंट आएंगे, इस लाइन पे जितने भी पॉइंट आएंगे वो सारे इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। समझ में आ रहा है? इस लाइन पे जितने भी पॉइंट आएंगे, नीचे ऊपर जितने भी पॉइंट आएंगे वो सारे इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। तभी तो हम बोल रहे थे कि इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, क्योंकि ये लाइन तो इनफाइनाइट है ना, यहाँ चलती रहेगी, यहाँ पूरा चलती रहेगी और फिर ये ऊपर जाती रहेगी, ये वाली लाइन यहाँ ऊपर जाएगी। तो इतने मतलब इनफाइनाइट सॉल्यूशन है इसके। हर लाइन, इस लाइन पे जितने भी पॉइंट है वो सारे इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। आर वी क्लियर? समझ में आ गया? अब एक और चीज़ देखते हैं हम लोग, क्या? जो लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल होगी और जो लाइन वाई एक्सिस के पैरेलल होगी, ठीक है। तो जो लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल होती है उसको हम कैसे लिखते हैं? पीछे देखो, पीछे ही मैं ही बताता हूँ, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। एक हमको लाइन की इक्वेशन बनानी है जो एक्स एक्सिस के पैरेलल हो, मतलब ऐसी लाइन। पैरेलल तो यही होता है ना, मतलब एक्स एक्सिस के पैरेलल यही लाइन है। तो इस लाइन की इक्वेशन क्या होगी? अब यहाँ पे देखो, इस लाइन पे जो भी पॉइंट होगा, इस लाइन पे जो भी पॉइंट होगा उसका क्या चेंज हो रहा होगा? उसका एक्स कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा होगा, है ना। एक्स कोऑर्डिनेट उसका चेंज हो रहा होगा, क्योंकि यहाँ पे आओगे तो x6 आ जाएगा, यहाँ पे आओगे तो x7 आ जाएगा, यहाँ पे आओगे तो x4 आ जाएगा। मतलब इस टाइप से एक्स कोऑर्डिनेट इसका चेंज होता रहेगा, बट वाई कोऑर्डिनेट कांस्टेंट है ना। y4 है इसका हमेशा। यहाँ पे जितने भी पॉइंट होंगे उन सब का एक्स कोऑर्डिनेट तो हमको नहीं पता, बट वाई कोऑर्डिनेट 4 होगा फॉर श्योर, क्योंकि ये सेम हाइट पर है ना। ये वाई कोऑर्डिनेट इसका सेम है। तो ये लाइन का इक्वेशन क्या हो जाएगा? y = 4। क्यों? क्योंकि हम x को कुछ भी ले लें, y हमेशा 4 आएगा। तो इस इक्वेशन को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? ऐसे 0 × x + y = 4। ये इसका लीनियर इक्वेशन वाला पार्ट हो जाएगा, दैट इज y = 4। ऐसे ही x, अगर y एक्सिस के हमको कोई लाइन पैरेलल लेनी हो तो हम कैसे लिखेंगे? मान लो ऐसे। अभी y = 4 इसलिए आया क्योंकि हमने y 4 पे लिया था। अब ऐसे ही हम किसी और कांस्टेंट पे लेंगे तो कुछ और आ जाएगा। अब ये अगर लाइन है जो इसके पैरेलल है y एक्सिस के, तो इसमें हम क्या करेंगे? इसमें क्या है, इसमें जितने भी पॉइंट होंगे, कोई भी पॉइंट होगा उसका x कोऑर्डिनेट तो कांस्टेंट होगा। लेट्स से ये है 4 है, उसका x कोऑर्डिनेट तो कांस्टेंट होगा, बट y कोऑर्डिनेट चेंज कर रहा होगा, है ना। तो इस लाइन को हम क्या लिखेंगे? x = 4, क्योंकि x तो हमेशा 4 है, ठीक है। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? x + 0.y = 4। क्या ये इक्वेशन इस लाइन को रिप्रेजेंट करेगी? आप बोलोगे बिल्कुल करेगी, क्योंकि x को हम 4 हमेशा रखें और y को हम कुछ भी रख दें, हमेशा ये लाइन ऐसे ही आएगी पैरेलल इसके। तो यही है कंसेप्ट किसका, जो लाइन होती है वो x एक्सिस के पैरेलल और y एक्सिस के पैरेलल वाला। समझ में आ रहा है? तो पॉइंट्स ऑन x एक्सिस, जितने भी x एक्सिस पे पॉइंट होते हैं, जितने भी x एक्सिस पे पॉइंट होते हैं, ये अगर x एक्सिस है, ये अगर y है और ये अगर x है, जितने भी x एक्सिस के पॉइंट होते हैं वहाँ पे y कोऑर्डिनेट हमेशा 0 होता है। समझ में आ रहा है? यहाँ पे x एक्सिस पे जितने भी पॉइंट होते हैं उनका y कोऑर्डिनेट क्या होता है? 0 होता है। और जितने भी y कोऑर्डिनेट, जो y एक्सिस पे पॉइंट होते हैं उनका x कोऑर्डिनेट 0 होता है ना। क्योंकि यहाँ ये 0 है, ये हमारा ओरिजिन है। समझ में आ गया? ठीक है, आगे बढ़ें, थोड़े क्वेश्चन देख लेते हैं। गिव द जियोमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ y = 3 एज एन इक्वेशन इन 1 वेरिएबल, एज एन इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। तो बहुत ही सिंपल है, इक्वेशन इन 1 वेरिएबल तो यही हो जाएगी, y = 3, यही तो इक्वेशन है, y - 3 = 0। और 2 वेरिएबल में अगर लिखोगे तो कैसे आएगा? 0.x + y = 3, ये 2 वेरिएबल में इक्वेशन हो गई। ऐसे ही हम इसका कर लेंगे 2x + 9 का, तो 2x + 0.y + 9 = 0, ये 2 वेरिएबल में इक्वेशन हो गई। और इसी को अगर एक वेरिएबल में लिखना हो तो वो तो दिया ही हुआ है, 2x + 9 = 0। ठीक है, समझ में आया? आगे बढ़े, अब हम बात करते हैं साइमल्टेनियस इक्वेशंस की। तो अब ये तो हम एक इक्वेशन की बात कर रहे थे, जैसे 3x + 2y = 6, ये एक इक्वेशन है ना। पर इसके तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन है। पर जो इक्वेशन में हमको क्वेश्चन में मिलेगा, हमको क्वेश्चन में 2 इक्वेशन मिलेंगी, इसके साथ एक और इक्वेशन होगी। अगर आपको किसी भी लीनियर इक्वेशन का जो 2 वेरिएबल में है x और y, उसका कोई एक यूनिक सॉल्यूशन निकालना है, तब आपको 2 इक्वेशन पता होनी चाहिए। जैसे अगर 3x + 2y है, मान लो दूसरी इक्वेशन है 3x, दूसरी इक्वेशन है 3x - 2y = 4, तभी आप x और y की कोई एक यूनिक वैल्यू निकाल सकते हो। समझ में आ रहा है? When 2 unknowns are there, we require 2 equations to solve the question। जब 3 इक्वेशन दी रहेंगी तो हमको 3, अगर वेरिएबल की इक्वेशन है मान लो ऐसा है
3x प्लस 2y प्लस 4z इज इक्वल टू 6। तो अब हमको 3 इक्वेशन चाहिए, एक ये और 2 और, 3 इक्वेशन चाहिए ताकि हम इस x, y और z को निकाल सकें। समझ में आ रहा है? When 2 or more equations are satisfied by the same values of unknown quantities, then those equations are called simultaneous equations। समझ में आ रहा है? मतलब जब भी हमको दो इक्वेशन दी रहती हैं, जैसे 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 6 एक ही इक्वेशन है, और 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 4 ये इक्वेशन है। तो जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो हम एक ऐसा x और y निकालते हैं जिससे जो इन दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करता हो। ठीक है, इसको भी, इसमें भी अगर हम वो x और y की वैल्यू डालें तो ये भी सेटिस्फाई हो जाए, मतलब ये भी प्रूव हो जाए और ये भी सेटिस्फाई हो जाए, उसको हम बोलते हैं साइमल्टेनियस इक्वेशंस। अब इसको सॉल्व करने के ना कुछ कुछ मेथड्स होते हैं, हमको कुछ कुछ मेथड्स मालूम है, बट हम आगे देखते हैं कौन कौन से मेथड्स। हमको एक कैंसिलेशन का मेथड मालूम है ना। हमको पता है कि जब हम दो इक्वेशन लेते हैं, जैसे मान लो ये इक्वेशन है, इसी इक्वेशन को लेते हैं 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 25, और दूसरी इक्वेशन है 5x प्लस 2y इज इक्वल टू 26। तो हमको एक कैंसिलेशन वाला मेथड बचपन से आता है, वैसे मेथड्स और भी हैं, बट हमको ये वाला मेथड आता है कि हम किसी एक का जो, जैसे किसी एक के वेरिएबल का कोफिशिएंट है उसको हम सेम करते हैं। जैसे ये 3y है, यहाँ 2y है, तो हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे पूरे में, और यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर हम ऐसा करते हैं तो क्या आएगा, यहाँ पे आ जाएगा 8x, और फिर यहाँ पे आ जाएगा 3 टू द 6y इज इक्वल टू 50, और यहाँ नीचे क्या आ जाएगा, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15x आ जाएगा, प्लस 6y इज इक्वल टू 26 इंटू 3 कितना आता है, 78, है ना। अब हमारी इक्वेशन में क्या हो गया, हमारी इक्वेशन में ये सेम हो गया। तो हमारा कैंसिलेशन में क्या मकसद होता है, किसी एक के कोफिशिएंट को सेम कर देना। फिर हम क्या करते हैं, फिर हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं इन दोनों इक्वेशंस को। सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं, फिर हम माइनस 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 कर देते हैं। करो, 8 माइनस 15 कितना आएगा, -7x, 6y माइनस 6y 0 आ जाएगा, तो यहाँ 0 आ गया, इज इक्वल टू 50 माइनस 78 दैट इज -28। तो यहाँ से आ गया x इज इक्वल टू 4, तो हमारा सॉल्यूशन आ गया यहाँ से x इज इक्वल टू 4। फिर हम क्या करते हैं, x इज इक्वल टू 4 को हम किसी एक इक्वेशन में रख देते हैं, ये वाली इक्वेशन में रख दो, 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 25 में। तो x इज इक्वल टू 4 हम रख देते हैं, 4 इंटू 4 प्लस 3 इंटू वाई इज इक्वल टू 25। ठीक है, यहाँ से आ जाएगा 16 प्लस 3y इज इक्वल टू 25। तो 3y कितना आ जाएगा, 3y आ जाएगा 25 माइनस 16 दैट इज 9, और y आ जाएगा 3। करेक्ट, आर वी क्लियर ऑन दिस। तो x इज इक्वल टू 4 आ जाएगा, और y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, y इज इक्वल टू 3 आ जाएगा। तो दैट इज द सॉल्यूशन फॉर दिस इक्वेशन। समझ में आ रहा है? इसको हम बोलते हैं मेथड ऑफ कैंसिलेशन। क्यों बोलते हैं मेथड ऑफ कैंसिलेशन, क्योंकि हमने इसमें क्या किया, इसमें हमने कोई एक कोफिशिएंट को सेम करके, जैसे 3x 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 25 है, और 5x प्लस 2y इज इक्वल टू 26 है, इसमें से किसी एक कोफिशिएंट को सेम करके, मतलब जैसे y का भी कोफिशिएंट यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, तो इसको हमको सेम करना है। सेम कैसे करेंगे, जब हम इस इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई करें और इस इक्वेशन में 3 से मल्टीप्लाई करें, तभी तो 2 इंटू 3 6 आएगा, और 3 इंटू 2 6 आ जाएगा, है ना। तो कुल मिला के हमको क्या करना होता है, इन दोनों कोफिशिएंट के एलसीएम में इसको रिड्यूस करना होता है। आप देखोगे जो 6 है, जो फाइनली 6 आया, 6y आया, तो ये जो 6 है, दिस इज द एलसीएम ऑफ 3 and 2। समझ में आ रहा है, दिस इज द एलसीएम ऑफ 3 and 2। तो हमको क्या करना रहता है, हमारा मकसद इसमें क्या रहता है कि किसी भी एक वेरिएबल के कोफिशिएंट को, आप 4 का भी कर सकते थे, आप x का भी कर सकते थे, मतलब हमने यहाँ पे y ले लिया, आप x का भी कर सकते थे। तो 5, जैसे यहाँ पे ये है 5x प्लस 2y, है ना, इज इक्वल टू 26, और यहाँ पे कितना है 25। अगर मेरे को x को एलिमिनेट करना होता तो मैं क्या करता, 4 और y इसका एलसीएम लेता। इसका एलसीएम क्या है, 20, है ना, इसका एलसीएम 20 है। अब मेरा मकसद क्या रहता है कि यहाँ पे इस कोफिशिएंट को 20 लाना है। तो 20 कैसे ला सकता हूँ मैं, पूरी इक्वेशन में 5 से मल्टीप्लाई कर दूँ, और यहाँ पे पूरी इक्वेशन में 4 से मल्टीप्लाई कर दूँ, है ना। जब भी मैंने आपको बताया था कि पूरी इक्वेशन में जब हम किसी कोई पर्टिकुलर चीज़ से मल्टीप्लाई, डिवाइड या सब्ट्रैक्ट ऐड करते हैं तो इक्वेशन में कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। तो वही हमने किया, यहाँ पूरी इक्वेशन में 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, और यहाँ पूरी इक्वेशन में 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। समझ में आ रहा है? तो इस टाइप से आपका क्वेश्चन हो जाएगा। ये होता है मेथड ऑफ कैंसिलेशन। अब इसके बाद एक और मेथड आता है, दैट इज सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन में क्या होता है, सब्स्टिट्यूशन में कुछ नहीं होता है। हमको क्या दिया है, हमको दो इक्वेशन दिए हैं, है ना। तो हम क्या करते हैं, किसी एक वेरिएबल की वैल्यू यहाँ से निकाल के दूसरी इक्वेशन में डाल देते हैं। क्या मतलब, जैसे ये इक्वेशन दी है 4x प्लस 3y प्लस 20 इज इक्वल टू 25। तो इससे हम क्या करेंगे, इससे हम किसी एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल लेंगे दूसरे वेरिएबल के टर्म्स में। जैसे
4x प्लस 3y इज इक्वल टू 25 है, तो हम क्या करेंगे, हम x की वैल्यू निकाल लेंगे। 4x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 25 माइनस 3y, y को हम उधर ले जाएंगे और फिर x क्या आ जाएगा, x आ जाएगा 25 माइनस 3y डिवाइडेड बाय 4। तो ये x की वैल्यू हमने निकाल ली y के टर्म्स में, ठीक है। अब इसी वैल्यू को हम दूसरी इक्वेशन में डाल देंगे जो दी हुई है, ये वाली इक्वेशन। तो आप डाल देते हैं, चलो डाल देते हैं, 25 माइनस 3y बाय 4 याद रखना है ना। तो अब ये दूसरी इक्वेशन क्या है, दूसरी इक्वेशन है 5x प्लस 2y इज इक्वल टू 26, है ना। 5 इंटू एक्स की वैल्यू हम रखेंगे जो यहाँ से आई थी, यहाँ से कितनी आई थी, 25 माइनस 3y डिवाइडेड बाय 4। ये थी इक्वेशन किसके लिए, ये इक्वेशन थी जो x की वैल्यू आई थी, जो हमने पहले से सब्स्टिट्यूट करी। यहाँ पे हमने इसको सब्स्टिट्यूट कर दिया, यहाँ से निकाल के, यहाँ से x की वैल्यू निकाल के यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दिया दूसरी इक्वेशन में। तो क्या होगा, 5x प्लस 2y इज इक्वल टू 26। अब ये पूरी इक्वेशन एक सिंगल वेरिएबल में आ जाएगी, तो हम सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, कितना आएगा, 5 इंटू 25 125, यहाँ से कितना आ जाएगा 15y, यहाँ से आ जाएगा 4, नीचे 4 प्लस 2y इज इक्वल टू 26, करेक्ट। इसको सॉल्व करोगे आगे तो कितना आएगा, 125 माइनस 15y प्लस 8y डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू 26। कितना आ जाएगा, इसको यहाँ सॉल्व करो, 125 माइनस 7y इज इक्वल टू 26 इंटू 4, कितना आता है, 6 4 24, 10 104 आ जाएगा, है ना। कितना आएगा, यही तो आएगा 104। 26 इंटू 4 कितना होता है, 6 4 24, 4 2 8 प्लस 2 10, 104 आ गया। 125 माइनस 104 कितना होता है, 21 होता है। 21 इज इक्वल टू 7y, y कितना आ जाएगा, y आ जाएगा 3। समझ में आया, क्या कैसे आया, समझ में आया। y अगर 3 आ गया तो y को हम रख देंगे किसी एक इक्वेशन में, रख दो 5x प्लस 2y इज इक्वल टू 26 में y को रख दो 3, 3 टू 6, 26 में से 6 गया 20, फिर 5x इज इक्वल टू 20 आ जाएगा। तो यहाँ से x क्या आ जाएगा, यहाँ से x 4 आ जाएगा। तो 4,3 इसका सॉल्यूशन हो गया। समझ में आ गया। सब्स्टिट्यूशन में हम क्या करते हैं, सब्स्टिट्यूशन में हम क्या करते हैं, किसी एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल के टर्म्स में लिखते हैं और फिर वही जो वेरिएबल को दूसरे टर्म्स में लिखा उसको हम दूसरी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, ठीक है। इसके बाद वैसे तो आपका कैंसिलेशन से ही हो जाएगा सारे क्वेश्चन, नहीं हुआ तो सब्स्टिट्यूशन से हो जाएगा, और सब्स्टिट्यूशन से भी नहीं होता है तो एक और मेथड होता है जिसको हम बोलते हैं एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। तो इसमें हम क्या करते हैं कि दोनों इक्वेशन को ऐड करते हैं और सब्ट्रैक्ट करते हैं। जैसे 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 25 है ना, और 5x प्लस 2y इज इक्वल टू 26 है। 5x प्लस 2y इज इक्वल टू 26 है। इन दोनों को हम ऐड करेंगे, तो पीछे जाते हैं और पीछे ऐड करते हैं। यहाँ पे थोड़ा ना किचकिच हो रहा है, इसमें ऐड करते हैं, सॉरी इसमें हम ऐड करते हैं। पहले हम ऐड करेंगे फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। तो 4x, सॉरी, तो क्या है, 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 25 है, और 5x प्लस 2y इज इक्वल टू 26 है। तो इसको अब हम ऐड करते थे दोनों इक्वेशन को, करो ऐड, कितना आएगा, 9x आ जाएगा, 4x प्लस 5x 9x प्लस 3 प्लस 2 5y, 5y इज इक्वल टू 6 प्लस 5 11, 51, यहाँ से आ जाएगा 51, ठीक है। अब दूसरी क्वेश्चन में क्या करेंगे, दूसरे क्वेश्चन में इसी को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, करो सब्ट्रैक्ट, करोगे सब्ट्रैक्ट तो कितना आ जाएगा, यहाँ माइनस एक्स आ जाएगा, यहाँ पे y आ जाएगा, और यहाँ पे माइनस 1 आ जाएगा। तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 1 आ जाएगा इस इक्वेशन से। अब ये थोड़ी इक्वेशन सिंपल हो गई है ना। अब इसमें हम 5 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं पूरी इक्वेशन में, तो 5x माइनस 5y इज इक्वल टू 5 आ जाएगा, है ना। फिर इसको डायरेक्टली ऐड कर दो, तो 9 प्लस 5 14, ठीक है। 14x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 56 आ जाएगा, है ना, और x इज इक्वल टू 4 आ जाएगा। तो कभी कभार क्या होता है, इससे सिंप्लीफाई हो जाता है, इसमें नहीं हो रहा बट कभी कभार इसमें सिंप्लीफाई हो जाता है, ठीक है। ऐसे भी कर सकते हो। और इसके बाद एक ग्राफिकल मेथड होता है, उसका ज़रूरत नहीं है, वो कभी पूछेगा भी नहीं आपसे, है ना। उसमें क्या होता है, हम ग्राफ प्लॉट करते हैं। तो जब हम, जैसे मान लो x और y है, इसका हम ग्राफ प्लॉट करते हैं ऐसे करके और ऐसे करके, जहाँ पे ये इंटरसेक्ट करते हैं वो उसका सॉल्यूशन होता है, ठीक है। वो होता है ग्राफिकल मेथड, बट हमको ग्राफिकल मेथड कभी पूछेगा ही नहीं यूपीएससी में, तो इतना कुछ ज़्यादा हमको करने का ज़रूरत भी नहीं है, ठीक है। समझ में आ रहा है। अब ऐसे ही आपको इस क्वेश्चन को ट्राई करना है।
दो दो दिए हुए हैं, x प्लस 4y इज इक्वल टू 2 और 4x माइनस वाई इज इक्वल टू -9। इसको आपको सॉल्व करना है पहला कैंसिलेशन मेथड से। तो कैंसिलेशन में खुद से करो। कैंसिलेशन मेथड से कैसे होगा, नीचे हम मल्टीप्लाई कर देंगे 4 से, या फिर आप ऊपर भी 4 से मल्टीप्लाई कर सकते हो, तो x कट जाएगा। ठीक है, तो पहले x प्लस 4y इज इक्वल टू 2 है, नीचे 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ क्या आ जाएगा 16x माइनस 4y इज इक्वल टू 9 4 सा 36। इसको अब हम ऐड कर देते हैं तो 17x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा -34। तो x कितना आ गया -2। अब x इज इक्वल टू -2 हम कहाँ रख देंगे, यहाँ रख देंगे। तो -2 प्लस 4y इज इक्वल टू 2, 4y इज इक्वल टू 4 और y इज इक्वल टू 1। ठीक है, समझ में आ गया। ये हो गया कैंसिलेशन। सब्स्टिट्यूशन में क्या करोगे, सब्स्टिट्यूशन में x को रख दो, x इज इक्वल टू 2 माइनस 4y रख दो। यहाँ से निकाला हमने x इज इक्वल टू 2 माइनस 4y, फिर हम यहाँ रख देंगे 4 टाइम्स ऑफ x, दैट इज 4 टाइम्स ऑफ 2 माइनस 4y माइनस y इज इक्वल टू -9। ठीक है, यहाँ से जगह 8 माइनस 16y माइनस y इज इक्वल टू -9, दैट इज कितना आ जाएगा 17 इज इक्वल टू 17y। तो y इज इक्वल टू 1। समझ में आ रहा है कैसे करा। तो इस टाइप से आप क्वेश्चन करोगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि ये जो नेचर ऑफ सॉल्यूशन है वो कैसा है। मतलब ये जो सॉल्यूशन आ रहा है वो एक सॉल्यूशन आ रहा है, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस आ रहे हैं, कि कोई सॉल्यूशन आ ही नहीं रहा है। ऐसा भी तो हो सकता है कि कोई सॉल्यूशन ही ना आ रहा हो दो इक्वेशन का, है ना। हमेशा थोड़ी होता है कि दोनों जो लाइन है वो इंटरसेक्ट करेंगी और एक सॉल्यूशन आएगा। ज़रूरी नहीं है कि कोई जो दो इक्वेशन है, जैसे मान लो एक इक्वेशन है 3x माइनस 2 इज इक्वल टू जैसे मान लो एक इक्वेशन है 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 5 और दूसरी इक्वेशन है लेट्स से 6x माइनस 4y इज इक्वल टू 10। तो ज़रूरी नहीं है कि इन दोनों इक्वेशंस का एक यूनिक सॉल्यूशन आए। हो सकता है कोई सॉल्यूशन ना आए, ऐसा भी हो सकता है, और हो सकता है कि बहुत सारे सॉल्यूशन आए, इनफाइनाइट सॉल्यूशन भी आए। तो ये हम कैसे डिटरमाइन करेंगे कि कितने सॉल्यूशंस हैं। ठीक है, तो तीन चीज़ें हो सकती हैं। एक तो आपका यूनिक सॉल्यूशन हो सकता है ना। कोई भी दो इक्वेशन है तो उसमें एक एक्स और वाई की यूनिक वैल्यू आ सकती है जो दोनों को सेटिस्फाई करे, या फिर ऐसी बहुत सारी वैल्यूज आ सकती हैं, इनफाइनाइट वैल्यूज आ सकती हैं जो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करें, या फिर ऐसा हो सकता है कि कोई सॉल्यूशन ना आए। ऐसा भी हो सकता है कि कोई सॉल्यूशन ना आए, है ना। तो उसका नेचर क्या होगा, तो या तो वो यूनिक सॉल्यूशन हो सकता है, ठीक है, या फिर इनफाइनाइट हो सकता है, या फिर नो सॉल्यूशन हो सकता है। अब हमारे ना कुछ जनरल टर्म्स होते हैं। जनरल टर्म्स कैसे कि अगर दो इक्वेशन है, जैसे ये इक्वेशन है और ये इक्वेशन है ना, तो मेरे पास दो इक्वेशन है a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 इस फॉर्म में है, और दूसरी इक्वेशन है a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। तो इनका एक यूनिक सॉल्यूशन आप इंस्टेंटली चेक कर सकते हो कब होगा, अगर a1 बाई a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2। अगर ये कोफिशिएंट जो x के हैं उनका रेशियो और अगर y के जो कोफिशिएंट्स हैं उनका रेशियो अगर वो दोनों बराबर नहीं है, तो इन दोनों इक्वेशंस का एक यूनिक सॉल्यूशन होगा। ये आपको एज इट इज़ याद कर लेना है कि यूनिक सॉल्यूशन कब होगा। ऐसे याद कर लो, कभी बार पूछ सकता है कि दो इक्वेशन देखे कि भाई इन दोनों के यूनिक सॉल्यूशन है कि नहीं, तो आपको इस टाइप से जल्दी से कर लेना है कि भाई अगर कोफिशिएंट्स का जो रेशियो है x के और y के वो अगर बराबर नहीं है तो यूनिक सॉल्यूशन होगा। अगर ऐसा सिचुएशन आ रहा है a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 इज इक्वल टू c1 बाई c2, तो क्या होगा, तो इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होंगे। ठीक है, अगर a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 इज इक्वल टू c1 बाई c2, तो क्या होगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होंगे हमारी इक्वेशन के। और ऐसे ही कोई सॉल्यूशन नहीं होगा अगर a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 इज नॉट इक्वल टू c1 बाई c2। तो ये आपको एज इट इज़ याद कर लेना है, इसमें कुछ समझाने वाला नहीं है। इसमें एक चीज़ है वो मैं बता देता हूँ कि मान लो ऐसा है 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 5 और दूसरी इक्वेशन है 6x माइनस 4y इज इक्वल टू 10। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि इन दोनों इक्वेशन के इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, यूनिक है कि कोई सॉल्यूशन नहीं है, तो आप क्या करोगे, उसका कोफिशिएंट लोगे 3/6। आप देखोगे कि ये 2/4 के बराबर आ रहा है क्या, 3/6 1/2 आता है, 2/4 1/2 आता है। फिर आप देखोगे c1/c2 का क्या है, c1/c2 भी बराबर है, तो इसका मतलब ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, इसका मतलब ये इनफाइनाइट सॉल्यूशन है इसके, है ना। अब मैं आपको एक लॉजिकली बात बताता हूँ। अब ये देखो 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 5, यही था ना इक्वेशन। इस पूरी इक्वेशन में अगर मैं 2 को मल्टीप्लाई कर दूँ तो क्या आएगा,
6x माइनस 4y इज इक्वल टू 10। यही थी ना इक्वेशन, वो वाली जो पीछे हमने कंपेयर करी। तो इसका मतलब अगर इस इक्वेशन में हम 2 मल्टीप्लाई कर दें तो ये इक्वेशन बन जाएगी। तो एक्चुअली ये इक्वेशन यही है ना, बस इसमें 2 मल्टीप्लाई कर दिया है। हमने ये देखा था ना कि अगर कोई भी इक्वेशन में आप 2 कुछ भी चीज़ से मल्टीप्लाई करते हो, डिवाइड करते हो, ऐड करते हो या सब्ट्रैक्ट करते हो, वो इक्वेशन सेम ही रहती है। इसका मतलब ये दो जो इक्वेशन हमने लिखी थी, ये दो कोई अलग इक्वेशन नहीं है, ये एक सिंगल इक्वेशन ही है, दैट इज 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 5। और हमने क्या बोला था कि अगर कोई एक इक्वेशन होती है लीनियर इक्वेशन तो उसके इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होते हैं, है ना। यही तो हमने देखा था, तभी तो हमने ये ऐसे लाइन बनाई थी ना जो चलती चली जा रही थी और इस पे जितने भी पॉइंट होंगे वो सारे इसके सॉल्यूशन होंगे, तो वो उसका इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होंगे, करेक्ट। तो इसीलिए ये आ रहा है इनफाइनाइट सॉल्यूशन, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो ये हो गया। अब नो सॉल्यूशन कब होता है? नो सॉल्यूशन तब होता है जब जो लाइंस हैं वो पैरेलल हो आपस में। पैरेलल होंगी तो कभी इंटरसेक्ट करेंगी ही नहीं, है ना। एक यूनिक सॉल्यूशन के लिए लाइंस जो हैं वो इंटरसेक्ट करनी चाहिए, तभी एक पर्टिकुलर पॉइंट होगा जो इस लाइन को भी सेटिस्फाई करे और इस लाइन को भी सेटिस्फाई करे, है ना। इस लाइन की इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करे और इस लाइन की इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करे। अगर कहीं इंटरसेक्ट हो ही नहीं रही तो इसका मतलब कोई कॉमन सॉल्यूशन है ही नहीं, समझ में आ रहा है। तो उस केस में होता है नो सॉल्यूशन, राइट, समझ में आ गया। तो ये हो गया हमारा नेचर ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। अ पेयर ऑफ इक्वेशंस आर सेड टू बी कंसिस्टेंट इफ दे हैव अ सॉल्यूशन। अगर किसी भी इक्वेशन का सॉल्यूशन है तो उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं कि वो जो पेयर है वो कंसिस्टेंट है, अगर फाइनाइट हो या इनफाइनाइट हो। सॉल्यूशन फाइनाइट भी हो सकता है, इनफाइनाइट भी हो सकता है, बट सॉल्यूशन होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि नो सॉल्यूशन है। तो अगर किसी भी दो पेयर ऑफ इक्वेशंस का सॉल्यूशन है तो उसको हम बोलते हैं कंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशंस। और ऐसे ही अगर उनका कोई सॉल्यूशन नहीं है तो क्या बोलेंगे? इनकंसिस्टेंट बोलेंगे, ठीक है। इनफाइनाइट सॉल्यूशन इक्वेशंस कैन बी ऑब्टेन्ड बाय सिंपली मल्टीप्लाइंग अ कांस्टेंट। ये मैंने आपको समझा दिया, दे आर कॉल्ड डिपेंडेंट इक्वेशंस, ठीक है। जैसे ये वाला देखो 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 8, इसमें अगर हम पूरे में से 3 को मल्टीप्लाई कर दें तो क्या आएगा? ये आ जाएगा, ये आ जाएगा 9x प्लस 12y इज इक्वल टू 24, समझ में आ रहा है। तो इसमें अगर हम 3 मल्टीप्लाई कर दें तो ये आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब इन दोनों के इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, क्योंकि ये दोनों इक्वेशन एक ही है, ठीक है, समझ में आया। 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 20, इसमें 2 मल्टीप्लाई कर दो तो ये आ जाएगा। तो इन दोनों के भी क्या है? इन दोनों के भी इनफाइनाइट सॉल्यूशंस हैं, ठीक है, समझ में आया। तो ये हो गया हमारा थ्योरी वाला पार्ट। अब हम क्या करेंगे? अगले छोटा सा लेक्चर होगा 10 मिनट का, उसमें हम सारे जो हैं वो ये कर लेंगे, क्वेश्चंस कर लेंगे, थोड़े ही क्वेश्चंस करेंगे, तो सारे क्वेश्चंस हम अगले लेक्चर में कर लेंगे, ठीक है। तब तक के लिए इसके क्वेश्चंस आपके जो PYQs हैं इसके लीनियर इक्वेशंस के अगर आए हैं तो उसको आप प्रैक्टिस करते रहिए, वो वाली दूसरी वाली सीरीज़ देखें, करेक्ट। चलिए अगले लेक्चर में मिलते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर।